5. Today we revise exercise 3.4 which is relevant to K method. K method से relevant exercise है, उसके साथ उसके relevant क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज के 10. अब K method आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. K method में क्या करते थे? लेट सपोज द गिवन फ्रैक्शन इज इक्वल टू K एंड प्रूव द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू K. कि जो हमें गिवन फ्रैक्शंस होती हैं उन्हें K के इक्वल सपोज करते हैं और रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस को K के इक्वल प्रूव करते हैं. दिस मेथड इज कॉल्ड K मेथड. अब K मेथड में वो आपको एग्जांपल्स जो दी हुई हैं उनमें क्या, इफ A by B इक्वल्स टू C by D इक्वल्स टू E by F. अगर ये फ्रैक्शंस तीनों आपस में इक्वल हैं देन प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फ्रैक्शंस आर इक्वल्स टू दिस फ्रैक्शन. कि ये सारी फ्रैक्शन जो हैं इस फ्रैक्शन के भी इक्वल हैं, ये हमने प्रूव करना है. अब इसको प्रूव करने के लिए गिवन फ्रैक्शन को K के इक्वल सपोज करेंगे. लेट सपोज दीज फ्रैक्शंस आर इक्वल्स टू K. देन अगर ये फ्रैक्शंस K के इक्वल है तो फिर ये क्या इम्प्लाइज करेंगे कि फर्स्ट फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू K, कि हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन भी K के इक्वल है, सेकंड फ्रैक्शन भी K के इक्वल है और थर्ड फ्रैक्शन भी K के इक्वल है. अब जब ये सारी फ्रैक्शंस 1 by 1 K के इक्वल हो जाएंगी तो डिनोमिनेटर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, A इज इक्वल्स टू B के, C इज इक्वल्स टू D के एंड E इज इक्वल्स टू F के. तीन रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं. अब हम अपनी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन लेंगे. रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या थी, LA प्लस MC प्लस NE डिवाइड बाई LB प्लस MD प्लस NF. इसमें जहाँ पे यूज हो रहा है AB, AC एंड E, AC और E की जगह उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे. ACE की वैल्यूज क्या है, LA था, A की वैल्यू क्या है B के, M हमारे पास उसके बाद फिर MC है, C की वैल्यू क्या है D के और E फिर NE है तो E की वैल्यू क्या थी F के. उनको हमने वैल्यूज को पुट किया. जब सॉल्व किया तो हमारे पास न्यूमरेटर में K कॉमन आया, K हमने कॉमन लिया, LP प्लस MT प्लस NF न्यूमरेटर में भी आ गया, डिनोमिनेटर में भी आ गया, दोनों कैंसिल हो गए तो सिर्फ क्या रह गया K. तो ये फ्रैक्शंस इक्वल थी K के, ये फ्रैक्शन भी इक्वल आ गई K के. इट मीन्स बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑल द फ्रैक्शंस आर इक्वल फ्रैक्शंस. दिस इज कॉल्ड K मेथड. इसको क्या बोलते हैं, K मेथड. कि हमें जो फ्रैक्शंस गिवन हैं उन्हें हम K के इक्वल सपोज करें. अब हमें इन सारी फ्रैक्शंस को आपस में इक्वल प्रूव करना है तो हम ये वाली फ्रैक्शंस K के इक्वल सपोज करें. इनमें से हम A, C और E की वैल्यू निकालेंगे. A इज इक्वल्स टू K होगा, A by B, C by D इक्वल्स टू K, E by F इक्वल्स टू K. तो A by B इक्वल्स टू K implies that A is equals to B के, C by D इक्वल्स टू K implies that C is equals to D के and E by F is equals to K implies that E is equals to F के. अब वो हमने लिया. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपनी ये वाली जो फ्रैक्शन है इसको लेके उसमें A, C और E की वैल्यूज अभी हमने जो निकाली है वो वैल्यूज पुट कर देंगे. वो वैल्यूज पुट करने से हमारी ये फ्रैक्शन किसकी इक्वल आ जाएगी, K के इक्वल. ये ऑलरेडी हमने K के इक्वल सपोज की थी, ये K के इक्वल आ गई. सो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दीज फ्रैक्शंस आर इक्वल फ्रैक्शन. अब इसी पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम प्रीवियस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. अब हमारे पास उसमें रेशो यूज हो रही है तो उसमें हम रेशो में वाली कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी यूज कर ले तो भी वो प्रूव हो सकता है. इफ A रेशो B इज इक्वल्स टू C रेशो D, ये हमें दे दिया कि A रेशो B जो है वो इक्वल है C रेशो D के, मीन्स A बाई B इक्वल है C बाई D के. देन प्रूव दैट, उससे हमें प्रूव क्या करना है, 2A प्लस 3B डिवाइड बाई 2A माइनस 3B इज इक्वल्स टू 2C प्लस 3D डिवाइड बाई 2C माइनस 3D. अगर A रेशो B इक्वल है C रेशो D के तो फिर ये फ्रैक्शंस भी आपस में इक्वल हैं, ये हमने प्रूव करना है. ये हमें गिवन में दे दिया कि A, B और C, D इक्वल रेशोज के साथ हैं और ये हमने प्रूव करना है. अब इसको प्रूव करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, अब ये तो हमें गिवन है. अब A, B जो हमने प्रूव करना उसमें उसके साथ हमें 2/3 की ज़रूरत है. A के साथ हमें 2 की ज़रूरत है और B के साथ हमें 3 की ज़रूरत है. अब खुद से हमें 2 और 3 चाहिए तो हम उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बट मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स. मल्टीप्लाइंग 2/3 ऑन बोथ साइड्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2A डिवाइड बाई 3B. तो राइट साइड पे 2 मल्टीप्लाई बाई C 2C, 3 मल्टीप्लाई बाई D 3D. अब हमने इस फ्रैक्शन को जब 2/3 से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास. अब हमें क्या चाहिए, हमें कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी चाहिए. कंपोनेंटो मीन्स एडिशन होता है, डिवाइडेंडो मीन्स सब्ट्रैक्शन होता है. हमें न्यूमरेटर पे एडिशन चाहिए अपने रिजल्ट में और डिनोमिनेटर पे सब्ट्रैक्शन चाहिए. तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. तो हमारे पास क्या रिजल्ट था, 2A डिवाइडेड बाई 3B था लेफ्ट हैंड साइड पे और 2C डिवाइडेड बाई 3D था. अब जब हम इस पे कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी लगाएंगे, कंपोनेंटो मीन्स एडिशन होता है और डिवाइडेंडो मीन्स सब्ट्रैक्शन होता है. तो न्यूमरेटर में
2a + 3b की एडिशन होगी और डिनोमिनेटर पे सब्ट्रैक्शन, इसी तरह राइट हैंड साइड पे न्यूमिनेटर पे एडिशन और डिनोमिनेटर पे सब्ट्रैक्शन, एंड विच कंप्लीट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको प्रूव करना है। अब उस पे हमें ए और बी के साथ p और q चाहिए, फिर a और b के साथ हमें m और n भी चाहिए। अब हमें ये चीज गिवन में दी हुई है, तो एक दफा हम इसे p और q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम pa + qb और pc + qd बनाएंगे। इन दोनों के साथ हमें क्या चाहिए, एडिशन। इस पे हम क्या यूज करेंगे, कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी। फिर हमें a और b के साथ m और n भी चाहिए, तो फिर यही चीज लेके हम उसके साथ क्या चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, m और n। m और n जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास हमें उसमें डिवाइड एंड डू प्रॉपर्टी चाहिए, उसमें हमें सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो उस पर हम सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। अब उन दोनों रिजल्ट्स को एंड पे हमने कंबाइन कर देना है, क्योंकि हमें ये दोनों रिजल्ट्स जो हैं ये फ्रैक्शन की फॉर्म में चाहिए, तो उनको डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर्स लाइक जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन से राइट भी है। आप इस पैटर्न पे भी अगर प्रूव करें तो a/b = c/d = k लेके और फिर a = b के आ जाएगा, c = d के आ जाएगा। अब हम अपनी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, पहले फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे, उसमें a और c की वैल्यू पुट करेंगे, फिर सेकंड में पुट करेंगे, दोनों सेम k की इक्वल आएंगी, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वापस में इक्वल प्रूव हो जाएंगी। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि प्रूव दैट दीज फ्रैक्शंस आर इक्वल टू दिस फ्रैक्शन, कि ये सारी फ्रैक्शन जो आपस में इक्वल हैं ये इस फ्रैक्शन के भी इक्वल है। अब हमारी जो सारी गिवन फ्रैक्शंस उनको हम ले लेते हैं, a/b = c/d = e/f = k। इन सबको हमने k के इक्वल सपोज कर लिया, तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आया, ये सारी इक्वल्स टू k है। इसका मतलब है a/b भी k के इक्वल है, c/d भी k के इक्वल है और e/f भी k के इक्वल है। अब डिनोमिनेटर को जब शिफ्ट करेंगे तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, a = bk, c = dk एंड e = fk। 3 इक्वेशंस आ गई है हमारे पास। अब हमने ये सारी फ्रैक्शंस इस फ्रैक्शन के इक्वल प्रूव करनी है। ये फ्रैक्शन जो है ये इक्वल्स टू k है। अब हम अपनी सेकंड वाली फ्रैक्शन को लेते हैं। सेकंड वाली फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, pa² + qc² + e² / pb² + qd² + f²। अब हम यहाँ पे a, c और e की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है, bk, c की वैल्यू क्या है, dk, क्योंकि a यहाँ पे लिखा हुआ है pa², p हमने लिखा, a की वैल्यू पुट की, a पे स्क्वायर था तो स्क्वायर एज इट इज डाल दिया, फिर q c² था, q लिखा और c की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की और उसके ऊपर स्क्वायर था तो उसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ c की वैल्यू है, c² की नहीं है, तो हमने वैल्यू c की जगह पुट की और उसके ऊपर स्क्वायर एज इट इज डाल दिया। फिर e = fk था, अगला हमारे पास e² है तो fk और उसका हमने क्या ले लिया, स्क्वायर। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो pb² k² qd² k² fk²। अब सब में हमारे पास क्या चीज कॉमन आई है, k² को हम कॉमन ले लेते हैं। k² को कॉमन लेंगे तो pb² + qd² + f², डिनोमिनेटर वाले के pb² + qd² + f² के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया k²। अब स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो ये फ्रैक्शन किसके इक्वल आ गई, k के इक्वल। ये फ्रैक्शंस ऑलरेडी k के इक्वल हमने सपोज की थी, ये फ्रैक्शन भी k के इक्वल आ गई। सो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्वल फ्रैक्शंस, सो दिस कंप्लीट द प्रूफ। ये सारी फ्रैक्शंस क्या हो गई हैं, इक्वल फ्रैक्शंस प्रूव हो गई हैं। तो k मेथड में हमने क्या करना है कि अपनी गिवन फ्रैक्शंस को k के इक्वल सपोज करना है और उनसे रिजल्ट निकाल के अपनी दूसरी फ्रैक्शंस में पुट करके उसको भी सेम कांस्टेंट के इक्वल आके ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सारी फ्रैक्शंस को इक्वल बनाना है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x - y by z equals to y - z by x equals to z - x by y, कि ये अगर आपस में इक्वल है देन प्रूव दैट x = y = z। अब हमें प्रूव करना है कि x, y और z इक्वल है इन विच x + y + z is not equals to 0। अब ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है कि ये फ्रैक्शंस हमारे पास इक्वल हैं और हमने x = y = z जो है वो प्रूव करना है। अब ये फ्रैक्शंस हमारे पास इक्वल हैं तो अभी हमने एक रिजल्ट डिराइव किया था, प्रॉपर्टी डिराइव की थी कि a/b = c/d = e/f, then it will be equals to a + c + e divided by b + d + f. Numerators are added in numerators and denominators are added in denominators. तो अब हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपनी फ्रैक्शंस पे। गिवन फ्रैक्शंस हमने लिखी, फिर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की, all the numerators are added in numerators and denominators are added in denominators. यहाँ से हमारे पास क्या गया, न्यूमिनेटर में +x ने कैंसिल किया -x को, +y ने -y को, +z ने -z को, तो क्या रह गया
जीरो रह गया, जीरो डिवाइड बाई एनीथिंग इक्वल्स टू जीरो। और ये चीज हमें क्वेश्चन में बताई थी कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाए तो वो चीज तो इनफाइनाइट बन जाती है, इसलिए क्वेश्चन में ये प्रॉपर्ली मेंशन कर दिया x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। अब ये रिजल्ट हमारे पास आया कि ये सारी फ्रैक्शंस इक्वल टू जीरो हो गई। अब हम वन बाय वन लेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन इक्वल्स टू जीरो, सेकंड फ्रैक्शन इक्वल्स टू जीरो एंड थर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स टू जीरो। वन बाय वन हम इन सारी फ्रैक्शंस को इक्वल टू जीरो रखेंगे। पहले हमने लिखा फर्स्ट फ्रैक्शन इक्वल्स टू जीरो, देन सेकंड फ्रैक्शन इक्वल्स टू जीरो एंड देन थर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि सबके मिड में इक्वल है और इक्वल के राइट साइड पे जीरो है, तो इसका मतलब है कि सारी फ्रैक्शंस वन बाय वन जीरो के इक्वल है। अब वन बाय वन इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर को कहाँ शिफ्ट करते हैं, राइट साइड पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब मल्टीप्लाइंग जेड ऑन बोथ साइड करेंगे, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जीरो होता है, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो, वाई को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू वाई आ गया। फिर सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया तो y इक्वल्स टू z आ गया इसी पैटर्न पे। थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो z इक्वल्स टू x आ जाएगा। इट मींस फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6 x इज इक्वल्स टू y एंड y इज इक्वल्स टू z एंड z इज इक्वल्स टू x, मींस ऑल ऑफ दीज आर इक्वल। ये सारे के सारे आपस में क्या है, इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है और वो बहुत लेंथी सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था बट लेंथी था, तो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंक्लूडेड है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रूव दैट ईच ऑफ द फ्रैक्शन इन दिस इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। कि ये सारी फ्रैक्शन जो है ये इसके इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। अब ये सारी फ्रैक्शंस हमें गिवन में दी हुई है। अगेन हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमें एडिशन चाहिए तो हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, न्यूमरेटर्स आर एडेड इन न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर एडेड इन डिनोमिनेटर। इफ द फ्रैक्शंस आर इक्वल देन वी कैन ऐड देयर न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से इस पे वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि ये जो हमें फ्रैक्शंस इक्वल गिवन है, हम इन सारे न्यूमरेटर्स को एक जगह ऐड कर देंगे और सारे डिनोमिनेटर्स को एक जगह ऐड कर देंगे। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। अब जब हमने सबको ऐड किया तो x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y एंड z प्लस जेड 2z बन गया हमारे पास। इसी तरह डिनोमिनेटर में 2a प्लस 2b प्लस 2c, क्योंकि a ऐड हो रहा है 2 टाइम्स, b भी ऐड हो रहा है 2 टाइम्स, c भी ऐड हो रहा है 2 टाइम्स। जब हमने ऐड कर लिया तो ऐड करने के बाद न्यूमरेटर में भी सारी टर्म्स में 2 कॉमन है और डिनोमिनेटर की सारी टर्म्स में भी 2 कॉमन है, तो वो 2 हम कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन लिया तो न्यूमरेटर वाला 2 डिनोमिनेटर वाले 2 को कैंसिल कर देगा, तो ये सारी फ्रैक्शंस इक्वल हो गई किसके, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारे पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट है कि हमने क्या किया, अपनी गिवन फ्रैक्शंस ली। अब हमें सम की फॉर्म में आंसर चाहिए था, तो हमने अपनी गिवन फ्रैक्शंस पे प्रॉपर्टी यूज की, न्यूमरेटर्स कैन बी एडेड इन न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर एडेड इन डिनोमिनेटर्स, और फिर हमने उसको सिंप्लीफाई किया। तो हमारे पास ये जो गिवन फ्रैक्शंस हमने ली थी, जिनको हमने सम अप किया था, उसका आंसर इसके इक्वल आया, मींस ऑल ऑफ दीज फ्रैक्शंस आर इक्वल फ्रैक्शंस। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, हमें 3 फ्रैक्शंस दी हुई है। कौन सी 3 फ्रैक्शंस है, bz प्लस cy डिवाइड बाई b माइनस c इक्वल है cx प्लस az डिवाइड बाई c माइनस a इक्वल है ay प्लस bx डिवाइड बाई a माइनस b। देन वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट। इनको यूज करते हुए अब हमें ये नहीं कहा कि ये सारी फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हैं तो इनको इसके इक्वल प्रूव करें, बल्कि ये कहा कि ये फ्रैक्शंस अगर आपस में इक्वल हैं तो इनकी हेल्प से ये वाला रिजल्ट प्रूव करके दिखाएं कि a प्लस b प्लस c इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल है ax प्लस by प्लस cz इनके। अब हमने इन सबको आपस में इक्वल प्रूव नहीं करना कि हम इनको k के इक्वल लें और इसको k के इक्वल प्रूव करें, ये चीज हमने प्रूव नहीं करनी। हमने क्या चीज बतानी है कि हमारे पास ये वाली तीनों फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हैं, तो उनसे हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है कि ये वाली जो a प्लस b प्लस c इंटू एक्स प्लस जेड है ये इक्वल है ax प्लस by प्लस cz के। ये रिजल्ट हमने इससे प्रूव करके दिखाना है। अब हमने अपनी गिवन फ्रैक्शंस को, तीनों फ्रैक्शंस जो हमें गिवन थी उनको k के इक्वल सपोज किया। k के इक्वल सपोज करने के बाद वन बाय वन उन पे वही रिजल्ट अप्लाई करेंगे कि वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स टू k है, देन इधर फर्स्ट फ्रैक्शन इक्वल्स टू k, सेकंड फ्रैक्शन इक्वल्स टू k और थर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स टू k। नेम दीज इक्वेशंस एज इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब वन बाय वन इन तीनों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट को जब सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन जब लेंगे तो उसमें हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में b माइनस c है जो हमने राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, और एक से ज्यादा चीज को मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट्स कंपल्सरी होती हैं। अब जब हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया,
बी जेड प्लस सी वाई इज इक्वल टू के बी माइनस के सी। अब के बी माइनस के सी को हमने लेफ्ट साइड पे ले आए और इक्वल्स की दूसरी साइड पे क्या बन गया, 0 बन गया। अब हमने इस इक्वेशन को जस्ट सिंप्लीफाई किया और सारी टर्म्स को इक्वालिटी की एक तरफ शिफ्ट कर दिया। इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई किया, अब सेम इसी पैटर्न पे इक्वेशन 2 को करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, सी एक्स प्लस ए जेड डिवाइडेड बाई सी माइनस ए इज इक्वल्स टू के। तो वो जो डिवाइडेड बाई सी माइनस ए था उसे हमने राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो चीज़ होती है वो दूसरी साइड पे जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। अब वो मल्टीप्लाई होगी तो सी माइनस ए मल्टीप्लाई होगा के के साथ, तो के सी माइनस के ए बन गया। अब इन टर्म्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट करके अगेन इक्वालिटी की राइट साइड पे 0 बना दिया, तो न्यू एक इक्वेशन का नाम दे दिया उसको। फिर थर्ड इक्वेशन ली, थर्ड इक्वेशन में भी अगेन ए वाई प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस बी इक्वल तक के। तो डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए उसको हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके ये जो के है ये ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उन टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके राइट साइड पे 0 बना देंगे। ये इक्वेशन 6 है। अब इक्वेशन 6 तक हमारे पास जब आया तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए, हमें एडिशन की फॉर्म में, इनकी एडिशन की फॉर्म में रिजल्ट चाहिए। सो एडिंग इक्वेशन 4, 5 एंड 6। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 4 बनाई है, 2 को सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 5 बनाई है और 3 को सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 6 बनाई है, कि हमने के मेथड से अपनी 3 फ्रैक्शन से 3 इक्वेशंस बनाई थी, फिर उनको 1 बाय 1 सॉल्व करके उनसे 3 न्यू इक्वेशंस बनाई। उन तीनों न्यू इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो जो लाइक टर्म्स ऑपोजिट साइंस के साथ है वो कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास कौन कौन सी टर्म रह गई, बी जेड प्लस सी वाई प्लस सी एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई प्लस बी एक्स, ये टर्म्स हमारे पास रह गई है। इक्वल की राइट साइड पे तो 0 था तो 0 ही है। अब हमें अपने रिजल्ट में राइट साइड पे चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, जबकि हमारे पास तो राइट साइड पे 0 है। तो जो चीज़ हमें चाहिए हम उसे खुद से एडिशन में चाहिए तो ऐड करेंगे। जब खुद से ऐड करेंगे तो हम एक तरफ ऐड नहीं कर सकते, हम दोनों तरफ ऐड करेंगे। एडिंग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड ऑन बोथ साइड्स। तो हमने इक्वालिटी की राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी उसे ऐड कर दिया और ऊपर जो हमारे पास टर्म्स थी 6 टर्म्स वो हमने एज इट इज लिखी हुई है। ऊपर जो 6 टर्म्स थी ये पहले से लिखी गई टर्म थी, 1 2 3 4 5 6 ये वाली टर्म्स है और ये वाला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड हमने खुद से ऐड किया है। अब ऐड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट बना है, यहाँ से हमने क्या करना है, हमने x वाली टर्म्स को एक जगह इकट्ठा करना है, y वाली टर्म्स को एक जगह इकट्ठा करना है और z वाली टर्म्स को एक जगह। टोटल टर्म्स कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें से 3 x वाली हैं, 3 y वाली हैं, 3 z वाली हैं। तो हम उनको एक जगह कंबाइन कर देंगे, x वालों को एक जगह कर देंगे, y वालों को। अब ये जैसे हमने क्या किया, सारी x वाली टर्म्स ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स ये सारी लिख थी। फिर उसके बाद y वाली बी वाई प्लस सी वाई प्लस ए वाई, बी वाई प्लस सी वाई प्लस ए वाई, इनको हमने कंबाइन कर दिया। देन उसके बाद z वाली बी जेड प्लस ए जेड प्लस सी जेड, ये वाली सारी टर्म्स हमने कंबाइन कर दी। अब इन सब में से हम 1 बाय 1 कॉमन लेंगे। इन सब में कॉमन क्या है, x, तो इन तीनों में से हमने x कॉमन लिया तो क्या रह गया, a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से इन नेक्स्ट वाली जो 3 इनमें कॉमन है y कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में रह गया a, सेकंड में b और थर्ड में c। इसी तरह ये वाली जो तीनों टर्म्स हैं इनमें कॉमन है z कॉमन लिया तो a प्लस बी प्लस सी रह गया। अब फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग जब कॉमन फैक्टर आता है, जो a प्लस बी प्लस सी उसको एक दफ़ा लिखते हैं और उनके बाहर जितने भी फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको उनसे दूसरा फैक्टर बनाते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड बाहर था, उनसे हमने दूसरा फैक्टर बना दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास फ्रैक्शंस, गिवन फ्रैक्शंस जो इक्वल हैं तो उनसे हमने ये इन दोनों फ्रैक्शंस इक्वल प्रूव करनी थी। ये रिजल्ट a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड के। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। हमने पहले अपनी गिवन फ्रैक्शंस को के इक्वल सपोज किया, फिर सपोज करने के बाद हमारे पास 3 उनसे इक्वेशंस बन गई। फर्स्ट फ्रैक्शन को भी इक्वल टू के लिया, सेकंड को भी, थर्ड को भी, फिर 1 बाय 1 हमने तीनों को सॉल्व किया। 1 बाय 1 तीनों को सॉल्व करने के बाद उन तीनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड चाहिए था, जो नहीं था हमारे पास राइट साइड पे, तो हमने खुद से ऐड किया। अब राइट साइड पे चाहिए था, ऐड किया, तो ऐड हम खुद से सिर्फ राइट साइड पे नहीं कर सकते थे, हमने दोनों साइड पे किया। तो लेफ्ट साइड पे टोटल टर्म्स 6 पहले थी, 3 और आ गई, 9 टर्म्स बन गई।
जिसमें 3x वाली थी, 3y वाली थी, 3z वाली थी, तो हमने उन लाइक टर्म्स को कंबाइन करके अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव किया। अब सेम इसी पैटर्न पे आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है और आपके पास 1 2 3 और 5 6 7 ये क्वेश्चंस आपके पास स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, बाकी इंक्लूडेड नहीं है। लास्ट में आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज में क्या आपके पास एमसीक्यू है। फर्स्ट, डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन ए एंड बी इज एक्सप्रेस्ड एज। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स सेम प्लेसेस पे होंगे, न्यूमरेटर पे होंगे। फिर इफ m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, देन m अगर n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो m इज इक्वल्स टू k बाई n आ जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो वाला कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो n को अगर दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो mn इज इक्वल्स टू k, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। आइडेंटिफाई द आइटम दैट डज नॉट हैव द सेम रेशियो देन एज अदर थ्री। अब इसकी रेशियो क्या बनेगी, 2/3 मीन्स 2:3, इसकी भी 2:3 है, इसकी भी 2:3 है। रेशियो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और इन द फॉर्म ऑफ 2a/b। अब हम उसको लिख सकते हैं, तो अब इन सब पहली तीनों की 2:3 है, दूसरे की बनती है 3:2, तो ये सबसे डिफरेंट है। दैट डज नॉट हैव द सेम रेशियो एज अदर थ्री, वो वाला हमने बताना है जिसकी बाकी तीनों जैसी रेशियो नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इफ a by b equals to c by d then by alternative property। तो alternative property आपने प्रीवियस लेक्चर में रिवाइज की थी। alternative property means the mid quantities are alternate of each other, कि हम c और b को एक की प्लेसेस को रिप्लेस कर सकते हैं। हम a by c equals to b by d लिख सकते हैं। a ratio b is proportion to c ratio d, then it is equal to a ratio c is proportion to b ratio d। the middle quantities are alternate of each other, this is called alternative property। ये कौन सी है, डिवाइडेंडो है, क्योंकि इसमें सबट्रैक्शन हो रही है। ये कंपोनेंडो है, इसमें एडिशन हो रही है, और ये इन्वर्टेंडो है, इसमें इन्वर्स लिया जा रहा है इसी का। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज थी, कंपोनेंडो, डिवाइडेंडो, अल्टरनेंडो एंड इन्वर्टेंडो। अब नेक्स्ट क्या है, इफ 7:9 इज प्रोपोर्शन टू x:27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। की वैल्यूज हमसे पूछी गई ऑप्शंस में, और हमें पता है कि जब क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में हो, 4 क्वांटिटीज शुड बी टेकन इन प्रोपोर्शन एंड it must satisfies product of means equals to product of extremes। product of extremes आपके पास है 7 into 27 और product of means है, product of means 9 into x। हमें x की वैल्यू चाहिए, so इस 9 को यहाँ से खत्म करने के लिए डिवाइडिंग 9 ऑन बोथ साइड करेंगे, तो 9 1 is 9, 9 3 are 27 and 7 3 are 21। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 21। नेक्स्ट वन इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ x and y is। x और y का थर्ड प्रोपोर्शनल हमसे पूछा गया है। अब जब भी हमने थर्ड प्रोपोर्शन, जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है, तो हम उसको खुद से सपोज कर देते हैं, कोई नाम दे देते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारी थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो फॉर एग्जांपल z है, वो z से रिप्रेजेंट हो रही है। इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन द मिडल क्वांटिटी इज रिपीटेड 2 टाइम, तो अब हम इसकी मिडल क्वांटिटी को 2 टाइम रिपीट करके कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में जब इसे चेंज करके प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और एक्सट्रीम्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, xz इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर। अब हमें चाहिए थर्ड प्रोपोर्शनल, जिसको हमने z का नाम दिया है, z को हमें अकेला करना है, तो z को अकेला करने के लिए हम उससे x खत्म करेंगे बाय डिवाइडिंग, सो z इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर बाय x, और z हमने थर्ड प्रोपोर्शनल को नाम दिया था, सो व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल, द थर्ड प्रोपोर्शनल विल बी वाई स्क्वेयर बाय x। नेक्स्ट इज if x is inversely proportional to y and y is inversely proportional to z, then x जो है वो inversely proportional है y के। inversely proportional to y means x is equals to k1 by y। k1 by y, k1 हम इसलिए कह रहे हैं, वैसे तो हम सिंपल कांस्टेंट को k से रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे हमारे पास दो जो है वेरिएशन रिप्रेजेंट हो रही है, तो एक के कांस्टेंट को हम k1 बोलेंगे, दूसरे को कांस्टेंट को k2 बोलेंगे, और y is inversely proportional to z का मतलब है y is equals to k2 by z। अब y is equals to k2 by z है, तो अब अगर हम यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, y की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x is equals to k1 by y है, डिवाइडेड बाय y है। y की जगह हमने क्या पुट करना है, k2 डिवाइडेड बाय z, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, k2 डिवाइडेड बाय z। डिवाइड के साइन को हम हमेशा किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में, और उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो अब k1 भी एक कांस्टेंट है, k2 भी एक कांस्टेंट है, जब उनको डिवाइड करेंगे तो वापस एक कांस्टेंट आएगा। फॉर एग्जांपल यू हैव अ कांस्टेंट 5, यू हैव अ कांस्टेंट 10, एंड इफ वी डिवाइड इट आल्सो गिव्स अ कांस्टेंट, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या बन गया, x is equals to constant into z, which implies that x is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देंगे तो वहां पे हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे, तो क्या बनेगा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो अगेन
प्रीवियस MCQ इससे पिछला जो हमने सॉल्व किया उसी पैटर्न पे होगा। इफ 2a + 1 रेशियो 21 इज प्रोपोर्शन टू 4:7। अब ये क्वांटिटीज हमें गिवन है और हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, सो वी यूज द फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और एक्सट्रीम्स का फॉर्मूला यूज करेंगे और उसको सॉल्व करके a की वैल्यू फाइंड करेंगे विच विल बी 11/2। नेक्स्ट वन इज if a by b equals to c by d equals to e by f, then each of the fraction is equals to, ये वो रिजल्ट है जो हमने एग्जांपल्स में अभी प्रूव भी किया। क्या है? with this is equals to LA plus MC plus NE divided by LB plus MD plus NF। लास्ट MCQ है which of the following is a situation in which x varies directly as y। कौन सी सिचुएशन है यहाँ पे ऑप्शंस में जिसमें x और y का डायरेक्ट रिलेशन शो हो रहा है। अब x और y का डायरेक्ट, ये तो ऑपोजिट प्लेसेस पे है, ये शो नहीं कर रहा। अब इसमें से भी y को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो ऑपोजिट प्लेसेस पे होगा, और ये वाला अगर हम इसमें से करते हैं तो x और x तो खत्म हो जाएगा। जब हम इसमें से x को खत्म करना चाहेंगे, सिर्फ x और y का रिलेशन बनाना चाहें, इस y को अकेला करना चाहें, x को डिवाइड करेंगे तो दूसरी साइड वाले x को भी वो खत्म कर देगा। तो ये वाला वो ऑप्शन है जिसमें x इज इक्वल्स टू 7/16y है। 7/16 कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। x इज इक्वल्स टू ky, जो हमारे पास किसकी सिचुएशन होती है? डायरेक्ट वेरिएशन की इक्वेशन होती है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब आपने क्या करना है, इसी पैटर्न पे एक्सरसाइज 3.4 के जो क्वेश्चंस हैं, मार्क क्वेश्चंस हैं, उनको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करनी है। बाकी क्वेश्चंस को भी आपने देखना है, उनको भी निगलेक्ट नहीं करना, और रिव्यू एक्सरसाइज में से MCQ सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स की करनी है। और चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो समरी को केयरफुली रीड करके डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स और समरी सारी चीज़ों में से MCQs को प्रॉपर्ली मार्क करना है, हाईलाइट करना है और समझना है। MCQs आपके पास बोर्ड के पेपर में एग्जाम्पल्स में से, समरीज में से आते हैं, तो उसको काइंडली केयरफुली फोकस करना है, उनको नेग्लेक्ट नहीं करना समरी में से। और आपके पास बुकलेट में चैप्टर नंबर 3 के जो MCQs हैं, बुकलेट वाले MCQs को, चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो गया है तो बुकलेट वाले MCQs को भी आपने सॉल्व करना है।